किसान भाइयों नमस्कार। आज हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ से एग्रो फॉरेस्ट्री जिसे हम कृषि वानिकी भी कहते हैं, ऐसे में जब खेती में अगर हमें आमदनी कैसे बढ़ाना चाहिए, खेती में जो कृषि कार्य करते हैं इसके अलावा अगर हम कृषि वानिकी को भी अपना लें और कुछ क्षेत्र में अपनी वानिकी से हम फल पौधे जो उगाते हैं, सब्जी भाजी जो लगाते हैं, उससे अतिरिक्त आमदनी हमारा किसान भाई कैसे उगा सकता है, इस विषय में बात करने आज हम आए हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में डॉक्टर एस.बी. अग्रवाल साहब से, जो कि कृषि वानिकी के विभाग अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर जो हमारे किसानों के लिए कृषि वानिकी से संबंधित ये बहुत अच्छा आपने प्रक्षेत्र बनाया है, जिसमें आप व्यवहारिक रूप से किसानों को बताते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से किसानों को इससे लाभ हो रहा है? किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.बी. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष वानिकी विभाग। आपको ये बताना उचित समझते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्षेत्र की मिट्टी कमज़ोर है, ककरीली है, पथरीली है या ढालू ज़मीन है, जहाँ पर उत्पादन सामान्य कृषि फसलों का नहीं ले पाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में हम प्लांटेशन कर सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं जो कि विभिन्न उद्देश्यों के साथ हो सकते हैं। फल के लिए भी हो सकते हैं, फूलों के लिए भी हो सकते हैं, और दूसरे ऐसे जो वानिकी पौधे हैं जिनमें शीशम है, सागौन है, करंज, महुआ है, नीम है, ऐसे पौधे लगाकर हम उनको पहले तो ज़मीन को उपजाऊ यानी उसकी पहले उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा नंबर इनका एक उद्देश्य प्लांटेशन का ऐसे क्षेत्र जहाँ कटाव होता है, पानी से कटाव हो रहा है या हवा से कटाव होता है, ऐसी ज़मीनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें पौधे लगाना यानी वृक्ष लगाना आवश्यक होता है। ऐसे में जहाँ वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ पर हमारे किसान भाई उनके बीच में फूलों की खेती कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खेती में गेंदा का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और गेंदा उसमें लगा सकते हैं। कुछ भूमिगत फसलें जैसे हल्दी है, अदरक है, घुइयाँ हैं या लहसुन, प्याज, इनकी भी हम खेती कर सकते हैं। जिनके पास सिंचित सिंचाई के साधन हैं, सिंचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर सब्जी भाजी भी हम उनके बीच में विशेषकर ऐसी फसलें जो कि छाया में अपना उत्पादन दे सकती हैं, जैसे पालक की है, मेथी है या दूसरी जो पत्ती वाली फसलें होती हैं उनको उगा सकते हैं। रहा सवाल दूसरी जो अन्य फसलें हैं जिनमें सरसों की खेती सबसे अच्छी होती है। आप अगर इस क्षेत्र में देखेंगे तो हम फलदार वृक्षों के साथ में सरसों की खेती कर सकते हैं, जो कि रबी के सीज़न की है। अगर खरीफ सीज़न में जाना चाहते हैं तो उसमें सोयाबीन की खेती करना, मूंग और उड़द लगाना लाभकारी होता है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती, छाया में इनका उत्पादन अच्छा मिलता है। और जो फसलें ज़मीन के अंदर होती हैं यानी ज़मीन के अंदर गठाने वाली होती हैं, उनमें तो विशेषकर लाभकारी सिद्ध हुई हैं, क्योंकि अदरक और हल्दी जो कि बहुत मार्केट में बहुत अच्छा कीमत देती हैं, पैसा मिलता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी है, और उनको यदि वृक्षों के बीच में लगाते हैं तो वहाँ पर उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से 3 तकनीकी का विकास किया गया है जो किसानों तक भेजा गया है, जिसमें फलदार वृक्ष और ऐसे वृक्ष जिनसे हम फर्नीचर तैयार करते हैं या तेल या खली के लिए तैयार करते हैं, जैसे नीम, महुआ और करंज है, जिनसे तेल निकाल कर जैविक खेती में उपयोग करते हैं, विभिन्न इंडस्ट्रियल उपयोग में काम में लाते हैं, और उनके साथ में जो खली बचती है उसको जैविक खेती के रूप में किसानों को खेत में डालने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ में उनमें लगने वाले कीड़े और बीमारियों को रोकने का भी काम करती है। इस प्रकार से बहुउद्देशीय उपयोग हम कर सकते हैं। इनके साथ में कुछ चारे की फसलें या कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनका कई उपयोग हो सकते हैं। पौधे का जो ऊपर का फोलिएज होता है, जिन पत्तियां होती हैं, उनको चारे के लिए ऊँट, भेड़, बकरी आदि के लिए उपयोग करते हैं। उसके बीच में भी हम चारा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ नेपियर ग्रास की कई प्रजातियां हैं जो कि बहुत मीठी है,
गिन्नी घास है, पैरा घास है, इनको भी हम इनके बीच में लगा सकते हैं और उसको चारे के लिए भी जानवरों को उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ में ये वानिकी विभाग और वानिकी परियोजना, जो कृषि वानिकी परियोजना है, उसमें अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं और किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किसानों के लिए विभिन्न पद्धतियों से हम कैसे कृषि वानिकी से लाभ कमा सकते हैं। लेकिन जो आपकी 3 पद्धतियां बनाई गई हैं किसानों के लिए, जिस पे आपने कार्य किया है, ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे किसानों को ज़्यादा लाभ होता है, या हम कहते हैं ना कि रोज़मर्रा में वो कैसे उससे लाभ कमा सकते हैं? क्योंकि शुरू में तो आपने पौधे लगा दिए, लेकिन उससे लाभ कैसे होगा? तो क्या तरीका हो सकता है जिससे किसान शुरू से ही उससे लाभ कमा सके? विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सर्दी के दिनों में तापक्रम गिर जाता है या जहाँ पाले की संभावना होती है, उन क्षेत्रों में दलहनी फसलों में हम चना और मसूर या मटर का हम इसमें खेती करते हैं, तो उनमें पाले की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि छायादार वृक्षों के बीच से जो पाला है वो ऊपर से निकल जाता है और फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो एक उद्देश्य सीजन के अनुसार भी होता है। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो वृक्ष लगे हैं उनकी पत्तियां लगातार खेत में गिरती रहती हैं, उन्हें बाहरी तौर से किसी प्रकार के खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता 3 साल बाद उसमें आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वहाँ का ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ न्यूट्रिएंट की उपलब्धता पौधों को पर्याप्त हो जाती है, वहाँ पानी को रोकने की भी क्षमता उनमें बढ़ जाती है, रंध्र उसमें विकसित हो जाते हैं, जिससे हमें जुताई में भी किसी विशेष प्रकार की परेशानी नहीं होती। और ऐसे क्षेत्रों में इनमें जहाँ खाद नहीं देना है, जहाँ पानी रोकने की ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है, वहाँ पर वातावरण से होने वाले नुकसान, अधिक तापक्रम और कम तापक्रम, दोनों स्थितियों में ये सुरक्षा प्रदान करता है। और इसलिए यहाँ 2 पद्धति विशेषकर जो किसानों के लिए दी गई कि जो ज़मीन के अंदर लगाई जाने में हल्दी या अदरक की खेती करें, साथ में घुइयाँ की खेती भी कर सकते हैं। ये इन पद्धति जो शीशम के साथ में, सागौन के साथ में या फलदार वृक्षों में, जिसमें अमरूद हो सकता है, जिसको बेही कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, आम हो सकता है, इनके दोनों के बीच में हम इनको लगाकर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो सर्दी के मौसम में है, यदि वहाँ सरसों लगाई जाती है तो उनको सरसों में किसी भी प्रकार के उत्पादन में कमी के नहीं होते, और कमी नहीं होती तो अधिक आमदनी होती है, वृक्ष भी बढ़ते रहते हैं और हमारी फसलें भी हम लंबे समय तक ले सकते हैं। उसके बाद वृक्षों से आमदनी और फसलों से वार्षिक आमदनी अधिक हो जाती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कृषि वानिकी में जब पत्तियां गिरती हैं तो मिट्टी में कार्बन बढ़ जाता है, और मिट्टी की ताकत ही कार्बन होती है, जैसा मुझे पता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई अगर वानिकी शुरुआत कर रहे हैं और शहर के पास अगर उनका बगीचा है, तो क्या वो कुछ सब्जी वर्गी फसलें भी शुरुआत में एक आपके जो बगीचा है उसके लिए अतिरिक्त लाभ लेते हुए, प्लांटेशन के लिए एक जो आमदनी लगती है या हम कहते हैं वित्तीय व्यवस्था लगती है, क्या उससे कमा सकते हैं? ऐसा कुछ कर सकते हैं? निश्चित तौर से हम अगर प्रारंभिक स्तर पर हमने कहीं वानिकी के क्षेत्र में प्रवेश किया है, वहाँ पर पौधे लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं, तो उनके बीच में पत्ती वाली फसलें सबसे ज़्यादा लाभदायी हमने देखा है, जिसमें एक गर्मी के समय में बहुत अच्छा जिसको मार्केट भी रहता है, पैसा भी अच्छा मिलता है, जिसमें पुदीना होता है। अगर पानी का साधन है तो गर्मी में उन वृक्षों के बीच में, उन प्लांटेशन के बीच में अगर पुदीना लगाते हैं तो उनको मेरी समझ से किसी अन्य सब्जी वाली या सब्जी भाजी की फसलों से आमदनी इतनी नहीं होगी जितनी पुदीना से। प्रतिदिन काटते हैं और प्रतिदिन बेचते रहते हैं, और एक दिन में मेरी समझ से अगर एक कटाई लगातार 1 एकड़ में की जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये 1 एकड़ से उनको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है, लागत और मेहनत को छोड़ दें तो। तब इस तरीके से 25 से 30 हज़ार रुपये एक प्रत्येक कटाई पर अगर मिल रहा है तो हम पूरे गर्मी में 3 कटाइयाँ ले सकते हैं पुदीना से, और वो अतिरिक्त आमदनी उनको है। ऐसे कई फसलें हैं जिनकी हम पत्ती वाली फसलों में जैसे पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, लाल भाजी लगा सकते हैं, हरी भाजी लगा सकते हैं। ये भाजी वाली
पत्तियां इसको लगाकर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बातें आपने किसान भाइयों के लिए बताई हैं कि एक कृषि वानिकी पद्धति से कैसे वो अतिरिक्त लाभ कमा सकता है, कैसे बाजार में बेचकर वो अपने बगीचा को और अच्छे बनाने के लिए किस तरीके से पैसा कमाकर और रोज़ाना जैसे सब्जी भाजी तो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से। और हमारे एसबी अग्रवाल साहब अभी जानकारी दे रहे थे, लेकिन किसान भाई अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे कृषि वानिकी से लाभ हमारे किसान भाई कैसे कमा सकते हैं। तो आइए हम कृषि वानिकी से संबंधित और अच्छी जानकारी आपकी खेती किसानी में लाभ कमाने के लिए बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर SB अग्रवाल साहब से। अग्रवाल साहब, अभी आप बता रहे थे कि हमारे अतिरिक्त आमदनी में कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी पद्धति से लाभ कमा सकते हैं। हमारे जो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उसमें ऐसे कौन कौन से पौधे या प्लांटेशन करना चाहिए ताकि किसान भाई उसका लाभ भी ले, और आने वाले समय में जब उनको लगता है कि 10 साल 15 साल बाद, तो ऐसे कौन से वृक्ष हैं, ऐसे कौन से फलदार वृक्ष हैं जिनको लगाकर किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। देखिए, फलदार वृक्षों में अधिकांश वृक्ष जो होते हैं उनके एक सीजनल मौसम के अनुसार उनसे फसल प्राप्त की जाती है। जब सीजन नहीं होता है यानी उस मौसम में वो फल नहीं देते हैं, उनके अतिरिक्त हम उनके बीच में भी कुछ भी प्लांटेशन करके फसल लगाकर हमें आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मुख्य रूप से यहाँ मध्य प्रदेश में होने वाली सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाली आम और जिसको गुआवा कहते हैं यानी बेही अमरूद, इसके बीच में हमने बहुत सारे किसानों के यहाँ पर देखा है और उनने लगाया है। जो भी अंतर्वर्ती फसलें हमने बताई हैं, फलदार वृक्षों के बीच में पत्ती के भी हो सकती, जड़ वाली भी हो सकती, इनके कोई भी फसल लगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आम की जो फसल है जिसमें आम्रपाली है, और ये आम्रपाली इसमें 4 साल बाद उनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। जैसे अमरूद की जो फसल है उसमें भी 4 से 5 साल में वो अच्छी उत्पादन देने लगती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र जैसे राजगढ़ है, विदिशा का कुछ क्षेत्र लगा हुआ, भोपाल से लगा हुआ क्षेत्र, हमने वहाँ पर जो भी प्लांटेशन जिसमें संतरा की फसलें विशेष कर ले रहे हैं, और उनके बीच में गेहूँ हैं, गेहूँ के साथ में अगर सोयाबीन लगाते हैं। कुछ हद तक मतलब जबलपुर क्षेत्र के पाटन क्षेत्र में तो मक्का की खेती आम के नीचे की जा रही है और बहुत अच्छी फसल प्राप्त कर रहे हैं। तो ये फलदार हैं जिनके साथ में हम खेती कर सकते हैं या अकेले लगा सकते हैं। दूसरे ऐसे भी वृक्ष हैं जिनसे हम फर्नीचर तैयार करते हैं, घर की आवश्यकता की चीज़ें तैयार कराते हैं। तो उनमें सबसे अच्छी स्थिति में होता है सागौन। सागौन के साथ में शीशम होती है। शीशम के अलावा भी एक मेलाइना, जिसको मेलाइना अर्बोरिया खमेर के नाम से जानते हैं,
लोग मेड़ों पर प्लांटेशन कर सकते हैं, खाली खेत में लगा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। एक चीज़ जो मेरे मन में किसानों के हिसाब से आ रहा है डॉक्टर साहब की, क्या ये प्लांटेशन के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी कि 2-3 लाइन हम फर्नीचर वाली पौधों की लगा दें, करंज की, खमेर की, सागौन की, बीच में कुछ हम फलदार पौधे लगा दें, आम के हैं, बिही के हैं, आंवला के हैं, सीताफल है, जो कुछ एरिया में सीताफल बहुत होता है, तो इससे क्या किसान को लगातार साल भर आमदनी भी होगी और आपका आने वाले समय में उसका जो फर्नीचर वाली लकड़ी है उससे तो उसको लाभ होना ही है। क्या ऐसा कुछ कर सकता है किसान? निश्चित तौर से हमारे किसान भाइयों को 2 तरीके की पद्धति हम बताते हैं और किसान अपनाते भी हैं। पहला नंबर, हम मेड़ पर यानी बंड पर, खेत की बाउंड्री पर अगर हम ऐसे वृक्षों का प्लांटेशन कर देते हैं जो लंबे होते हैं और जल्दी से बढ़ते, जैसे यूकेलिप्टस है, जहाँ ये क्षेत्र हैं उनमें फेंसिंग का भी काम करती है, हवा का विंड ब्रेक का भी काम करती है, और उनके अंदर खेत में या जो उनकी ज़मीन है उस ज़मीन पर इनकी दूरी अलग अलग रखना पड़ेगी, अन्यथा एक दूसरे के बहुत पास हो जाने के कारण एक दूसरे की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। इसलिए कम से कम इनके जो पौधे से पौधे की दूरी है, यानी एक ही प्रकार के पौधे को 5 बाई 5 मीटर पर लगाएं, फिर दूसरी उनके बीच में कुछ जगह छोड़ें, जगह का 10 मीटर जगह छोड़ना है। 10 मीटर छोड़ने के बाद फिर से 5 बाई 5 मीटर पर दूसरे उससे कम हाइट के या कम ऊंचाई के कम दिनों में बढ़वार वाले पौधे अपन लगा सकते हैं, चाहे वो फलदार हों, चाहे वो फर्नीचर के हों और चाहे अन्य उपयोग के हों, उनमें लगा सकते हैं। ऐसा करने से एक तो हवा का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, छोटे वृक्षों के ऊपर, हल्के वृक्षों जो जिनकी ताकत उतनी नहीं होती है उनमें प्रभाव कम पड़ता है। साथ ही साथ उनकी दूरी सीमित रखने से वो उनके ऊपर एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं और उत्पादन हमें यानी बढ़ोतरी उनकी होती रहती है। हमें बीच का रास्ता इसलिए भी छोड़ना चाहिए, कभी ट्रैक्टर से, कभी पानी के साधनों से उन्हें सिंचित करना है, उन्हें पानी देना है, अगर उन्हें खाद देना है, इसकी वजह से उसके 10 मीटर का रास्ता 2 स्पीशीज या 2 प्रजातियों के बीच में छोड़ देना अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारी कृषि वानिकी के अंतर्गत किसानों को दी है, लेकिन एक विशेष बात, अगर हमारा किसान भाई इस कार्य को करने के लिए आगे आता है तो क्या उसको कहीं प्रशिक्षण मिल सकता है? क्या उसको जानकारी के लिए आपके यहाँ कोई ऐसी सुविधा है, या क्या वो फ़ोन के माध्यम से जानकारी, इस तरीके से अगर हमको एग्रो फॉरेस्ट्री करना है तो किसान कहाँ संपर्क करे और संपर्क करने के बाद उसको बेहतर तरीके से जानकारी मिले और उसको वो अपनाए? तो इसके लिए कुछ हमारे किसान भाइयों को सलाह या सुझाव दीजिए। निश्चित तौर से हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के तहत हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी काम करते हैं। हम भी विभाग के अंतर्गत हम जितने भी किसान हैं अगर उससे संबंध रखते हैं, उनकी अगर ये सोच है कि हम प्लांटेशन करें तो उनके लिए भी हम नंबर देते हैं। हमारा भी नंबर है जिसमें सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक वो कभी हमसे फ़ोन से चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर वो आकर व्यक्तिगत तौर से भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं, विभाग में कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में कर सकते हैं। अगर यह साथ ही साथ हम समय समय पर महीने 2 महीने के अंतर्गत जहाँ आवश्यकता महसूस होती है वहाँ किसानों के खेतों पर या गांव में जाकर हम प्रशिक्षण भी देते हैं। अभी हम हाल ही में एक 7 दिन का प्रशिक्षण जो कि सिर्फ फॉरेस्ट प्लांट्स की नर्सरी कैसे तैयार करें, उस नर्सरी से आमदनी भी हो सकती है। जिनको लगाना है अपने क्षेत्र में कम से कम लागत से ज़्यादा पौधे प्राप्त कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जो 7 दिन का है उसमें कोई भी किसान भाई, युवक उसमें अपना भागीदारी दे सकते हैं और समय पर यदि उनको ऐसा लगता है कि हमें वहाँ क्षेत्र में ज़रूरत है, मिट्टी की जांच कराना है या क्षेत्र का निरीक्षण कराना है, तो हमको फ़ोन करके हम उनके क्षेत्र में भी जाने का प्रयास करते हैं और हर शनिवार और इतवार हमारा विजिट हमारा क्षेत्र पर ही होता है। किसान भाई वहाँ से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाई, आपने देखा एक समर्पित हमारा वैज्ञानिक कैसे काम करता है और किसानों के बीच में वो लगातार अपनी जो उसकी लागत है खेती में जो है उसको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हुए लाभ कमाने के दृष्टिकोण से काम करता है। एग्रो फॉरेस्ट्री
जिसे हम कृषि वानिकी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का ये विभाग किसानों के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रशिक्षण भी आप प्राप्त कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, विभाग में आके भी और व्यवहारिक रूप से इन केंद्रों में आकर यहाँ पे जो इनके विभिन्न प्रकार के प्रक्षेत्र बनाए गए हैं, इनमें आकर वो स्वयं देख सकता है, समझ सकता है और आने वाले समय में इस तरीके की तकनीक को अपना सकता है। तो मैं किसान भाई, आज हमारे साथ में कृषि दर्शन कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर एस.बी. अग्रवाल साहब जो कृषि वानिकी से संबंधित जानकारी दे रहे थे। मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय है समाचार का, खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ऐतिहासिक पहल, सोयाबीन किसानों को मिली भावांतर की राशि, 34 लाख से अधिक किसानों को मिला फसल ऋण, पाले से बचाएं फसल और पपीता लगाने का सही समय। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के किसानों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संसद से हाल ही में पारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विकसित भारत जी राम जी रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम का उल्लेख करते हुए इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस अधिनियम में ऐसे ठोस प्रावधान किए हैं जिससे किसान प्रसन्न रहें और खेतीहर मजदूर भी खुशहाल रहें। यह कानून किसानों और मजदूरों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के रूप में और अधिक सशक्त हुई है। इससे ग्रामीण मजदूरों की आजीविका को मजबूत आधार मिलेगा और रोजगार व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम किसानों की आवश्यकताओं और मजदूरों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से मजबूती मिलेगी। श्री चौहान ने बताया कि पहले मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान था, जबकि अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत पहली बार ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर केवल एक योजना नहीं, किसानों के प्रति सरकार का श्रद्धा भाव है। भावांतर की राशि किसानों के अधिकार की राशि है। यह राशि किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है। किसानों के कल्याण के लिए कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। नए वर्ष 2026 को अन्नदाताओं के कल्याण को ही समर्पित किया गया है। इस वर्ष हम कृषि उत्सव मनाएंगे, आधुनिक तरीके से खेती, कृषि विस्तार सेवाएं और नई नई तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, जिससे किसान भाई अपनी खेती किसानी को और बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही निर्णय ले सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 32 लाख से अधिक किसानों को सरकार सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। सोलर पंप की कुल लागत पर हम किसानों को 90% तक अनुदान भी देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रतलाम जिले के जावरा में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को भावांतर राशि वितरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3.77 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों को 810 करोड़ रुपए की भावांतर राशि बैंक खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज की भावांतर राशि को मिलाकर हमारी सरकार अब तक प्रदेश के 6,25,000 से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों को करीब 1,300 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान कर चुकी है। मध्य प्रदेश में सहकारिता और कृषि क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति हो रही है। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि राज्य ने पिछले 2 वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि 0% ब्याज पर फसल ऋण योजना के तहत 34.42 लाख किसानों को 21,493 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,550 करोड़ रुपए अधिक है। प्रदेश में 656 नवीन पैक्स, 758 दुग्ध और 203 मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है। श्री सारंग ने कहा कि पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिससे किसानों को ऑनलाइन सेवाएं और SMS के माध्यम से सूचना मिल रही है। उन्होंने बताया कि 38 में से 15 जिला सहकारी बैंकों को पुनर्निर्मित किया गया, जिससे ऋण वितरण दोगुना हो गया है। सहकारी बीज ब्रांड MP चीता की शुरुआत और निजी निवेश से सहकारी क्षेत्र का समन्वय किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि NDDB के सहयोग से 2200 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां सक्रिय की गईं। दुग्ध खरीद मूल्य में वृद्धि से पशुपालकों की आय में सीधा लाभ हुआ है। साथ ही इंदौर में मिल्क पाउडर प्लांट की शुरुआत से प्रदेश की डेयरी क्षमता को मजबूती मिली है। सर्दी के मौसम में दिसंबर जनवरी महीने में ठंड की लहर चलती है और रात का तापक्रम लगातार कम होता जाता है। जब तापक्रम लगातार 5 डिग्री से कम हो जाता है तो फसलों के अंदर उपस्थित पानी जम जाता है, जिससे कोशिका भित्ति फट जाती है और तरल पदार्थ बाहर की तरफ आ जाते हैं।
पौधे मुरझा जाते हैं। इसे ही पाला या ठंड से जलना कहते हैं। लगातार रात्रि का तापक्रम 3 डिग्री तक चला जाए और आसमान में बादल न रहें, सुबह सुबह हवा चल जाए, तब पाला पड़ता है। इससे बचाव के लिए पहले से सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से आलू, मटर, काबुली चना की फसल को बचाने के उपाय करने चाहिए। सिंचाई करने से खेत का तापक्रम 0.5 से 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। पाले की संभावना को देखकर खेत में हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी गीली रहे। पपीता वर्ष भर लगाया जा सकता है। नर्सरी प्रायः दिसंबर, जनवरी या मई, जून में डाली जाती है। फसल की अवधि 18 माह की होती है। आप पपीता अभी लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जातियों का चयन करें। जातियों में पूसा डेलिसियस, पूसा मैजेस्ट्री, पूसा नन्हा, कुर्ग, हनीड्यू, वॉशिंगटन, पंत 1 इत्यादि लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर की नर्सरी लगाने के लिए 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। वहीं संकर किस्म के 100 ग्राम बीज की जरूरत होती है। 10 गुना 1 मीटर की 8 नर्सरी में प्राप्त पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। 30 से 35 दिन के पौधों को मुख्य खेत में लगाया जा सकता है। 45 गुना 45 गुना 45 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार पहले से कर लेने चाहिए। कतार से कतार की दूरी 1.25 गुना 1.25 मीटर रखी जा सकती है। प्रत्येक पौधे को 100 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश दें। यूरिया की 10 ग्राम मात्रा पौधरोपण के समय, 30 ग्राम रोपाई के 30 दिन बाद, खरपतवार निकालने के बाद और 60 ग्राम फूल निकलते समय देना अधिक लाभप्रद होता है। फलों की तुड़ाई 12 से 15 माह के बीच करें, जब फलों का रंग हल्का पीला होने लगे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।